हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास सेशन को स्टार्ट कर दिया है और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक डाउट सेशन में जी रहे हैं कि यार नहीं ये 3 मंथ्स है, कैसे, हाउ इज पॉसिबल, देन हम लोगों ने इस चीज को स्टार्टअप कर दिया है और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट शुरू हो चुकी है। और जैसा कि कल का वीडियोस हमने अपलोड किया और उसके बाद जो अच्छे खासा रिस्पॉन्स है, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आज की जो टॉपिक होने वाली है वो मतलब कैसे कि फिजियोलॉजी की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, यहां से जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में या शॉर्ट नोट में या एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स हो और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्लीज एक बार वीडियोस को जरूर देखेंगे और इस बात पे वो अपने आप को जज करेंगे कि नहीं क्या सर ने सही बोला था या फिर ये इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफी है। इन दैट केसेस कि आप सबके लिए ये चीजें एकदम कैसे कि रामबाण काम करने वाला होगा। ये वीडियोस हर एक टॉपिक को हर एक दिन मैं अपलोड करूंगा और आप सबसे उम्मीद करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स को अचीव करेंगे। चलते हैं, ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे ना वो होगा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। लास्ट डे हम लोगों ने इस न्यूट्रिशन टॉपिक पर डिस्कस किया हुआ था, तो प्लांट न्यूट्रिशन ओवरऑल फिनिश कर चुके थे। एनिमल न्यूट्रिशन में हमने हाउ अमीबा कैन गेट न्यूट्रिएंट, ये भी मैंने आपको कंफर्म पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया था। और आज इस हेटेरोट्रॉपिक की जो सेकेंड टॉपिक होगी, मतलब जो कैसे कि एक ह्यूमन बींग्स का रह गया था डाइजेस्टिव सिस्टम, आज इस टॉपिक हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यार ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, तो एक मन में आता है कि यार नहीं क्या चीजें हैं। तो फर्स्टली हम लोग बात करें कि इट इज अ काइंड्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which a solid food material can broken down and to convert into soluble form। क्लियर। देखिए, जो होलोजोइक, आपको पता है कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें सॉलिड फूड मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट विल टेक अ वेरी इजी टू डाइजेशन। अंडरस्टूड। तो ये तो हमारा एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैसे के काइंड्स हो गए या फिर कैसे कि इसके लिए एक अच्छी सी लाइन होगी हमारे लिए। अब हम लोग करते क्या, होता क्या हमारे पास, ये डाइजेशन क्या चीजें हैं, व्हाट इज द डाइजेशन, ठीक है। सेकेंड हमारे पास व्हाट इज द डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कैन कन्वर्ट अ स्मॉलर एंड अ सिंपलर फॉर्म विच विल बी टेक अ वेरी इजी इन डाइजेशन, ठीक है। तो हम लोग कैसे यहां पर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फूड material are converted into simpler form। Understood? Simpler form। Is this clear? I think आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यार डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है और उससे क्या होता है हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल किस फॉर्म होगा, सच एज एग्जांपल में कर देते हैं यहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट, दिस इज कॉल्ड लिपिड्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये जितने भी फूड मटेरियल्स को हम लोग ईट करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एज ए सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही हमारी इनर साइड एंटर करता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब वो कैसे होता है, एक एक प्रोसेस को हम लोग करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या फिर कहते हैं जो सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन, सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सीधे मैं बोल देता हूं, सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए क्या होगा सीक्वेंस इसका। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5। फर्स्टली इंजेशन, सेकेंड वन डाइजेशन, थर्ड वन एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। ठीक है, अगर ये हमें सीक्वेंस याद रहा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे और इजीली समझ भी पाएंगे। और जैसे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो आते हैं ना, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व भी कर पाते हैं। बशर्ते आपको इतना ख्याल रखना है कि हमें सीक्वेंस को नहीं इधर उधर करना है। अगर सीक्वेंस इधर उधर हुआ देन आप इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस याद रखिएगा। फर्स्टली क्या हमारा इंजेशन है, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है, चौथा एसिमिलेशन है और फोर्थ इजेशन है। ठीक है, देखिए क्या होता है इंजेशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद वन बाय वन स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। इंजेशन मतलब होता है टेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड एंड पुट इनटू माउथ। क्लियर है? हमने क्या किया, खाना को उठाया, यानी थाली है, थाली में से उठाया और मुंह में रख दिया, वो क्या होगा? हमारा इंजेशन होगा। अभी यहां पर मैंने कोई मैकेनिकल या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की हुआ, सिर्फ खाना उठा करके माउथ में रखा हुआ मैंने अभी तक। सेकेंड में बात करते हैं डाइजेशन का। जो भी फूड मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स और सॉलिड फूड मटेरियल को हम क्या करेंगे यहां पर? केमिकल विथ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे यहां पर। कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे यहां पर भी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन आफ्टर डाइजेशन, फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय विलाई। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं। एसिमिलेशन आफ्टर absorption mix with blood and transported into all body parts. Clear है? And this was the last after removal of waste material through anus. ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी होती है। ठीक है, अगर हमें ये कॉम्प्लेक्स चीजों को इजीली में समझना होता तो हम लोग क्या करते हैं? भाई खाना खाया था, उसके बाद तो ब्रोकन डाउन हुआ, फिर क्या हुआ? वो एब्जॉर्ब हो गया, फिर वहां मिक्स हो गया, फिर बॉडी में पास ऑन कर दिया। अब बचा क्या? फीकल मैटर मतलब वेस्ट मटेरियल, वो क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, थ्रू एनस। तो ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स लग रहा चीज है नहीं ना, एकदम इजी वे में आप समझ जाओगे और एग्जाम में लिख भी दोगे। एकदम हमें समझ में आ रही है, कर दोगे एकदम। ठीक है, जिसको बोलते ना कि एकदम गर्दा उड़ा देना है, तो एकदम गर्दा उड़ा देना आपको।
देखिए मैं आपको भी दिखा रहा हूं एक एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, सिंपल। ये देखिए, ये है एक एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। देखिए हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा गया या फिर पूरे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में देखा गया तो हमारे पास लेंथी डाइजेस्टिव सिस्टम माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ इज वेरी 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 हाई होती है वहां पर, नियर अबाउट 7 to 9 मीटर्स, अप्रॉक्स कभी कभी 10 मीटर्स पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं कि यार ये बहुत लेंथी आपको दिख रहा है, और ये आपको ये डायग्राम इस बात को प्रूव कर सकता है कि यार कि नहीं वाकई में जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है काफी लेंथी, उसका लेंथ काफी बड़ा है, उसकी लंबाई काफी बड़ी है, उसकी चौड़ाई काफी बड़ी, मतलब हर एक वे में देखा जाए तो, ठीक है। तो आप इस डायग्राम्स को देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजों को बता देता हूं कि यार एक्चुअली इसका लोकेशन कहां पर, क्योंकि एग्जाम टाइम में कभी कभी लेबलिंग के लिए भी एग्जाम दे, और इस टाइम तो जो एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है कि आपको डायग्राम मिल रहा है और उस पर आपको लेबल करना है, और स्टूडेंट्स खास तौर से इस बात को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यार बायोलॉजी तो है कर लेंगे इजीली से। नहीं बच्चे, नहीं एस्पिरेंट्स, नहीं डियर, नहीं, आप इस चीज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहां पे अगर आप लेबल कर देते हो ना भाई फुल मार्क्स मिलते हैं यहां पर। इस बात को हमेशा गारंटी रखा जाता है कि यार बच्चा ने कुछ तो किया यहां पर, तो उस चीज को हम लोग जो अप्रॉक्स पूरी बायोलॉजी सेक्शन होती है 27-28 मार्क्स के, वो यहां से कवर अप हो जाते हैं, और थोड़ी थोड़ी चीजों को मेहनत करने पे अगर आपने नहीं किया तो दिक्कत होती है। चलिए देखते पहले लोकेशन। देखिए ये माउथ रीजन है, ये माउथ रीजन है। इस माउथ के पास कहां पर है, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो एंटीरियर हेड रीजन हमारे पास है तो सलाइवरी ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट है। अब जस्ट साइड में देखिए माउथ यहां पर है, तो आपको पता ना कि एंटीरियर रीजन में क्या क्या चीज हो सकती है, मतलब जो ब्रेन वाले पार्ट से जस्ट बिलो आते हैं, तो यार वहां पर सलाइवरी ग्लैंड देखते हैं, माउथ रीजन होता है, लिप्स रीजन होता है, टिथ होता है, टंग होता है, याद है ना, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जब हम लोग माउथ के नीचे आते हैं, मतलब एक पतली सी अच्छी सी एक गर्दन होती है, ठीक है, एकदम बोलते हैं यार क्या गर्दन एकदम पतली सी लग रही, बहुत काफी अच्छा लग रहा है, तो समझ में आ रहा होगा, मतलब समझ सकते हो आप लोग, उस इसको मैं बोलना नहीं चाहूंगा बट समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एकदम पाइप जिसको बोलते हैं ना फूड पाइप, तो ये पाइप लाइक दिख रहा है आपको, ये ओइसोफेगस होता है। देखो ये स्टमक और माउथ के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है, दिस वन कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन को अगर हम अच्छे से जोड़ कर रखें तो भाई बात तो बनती है ना यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब ओइसोफेगस के जस्ट नीचे ये देखो, ये आपको ये जे शेप दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये थोड़ा ना हल्का लग रहा है यार जे शेप का दिख रहा है मुझे, यार जे शेप दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से देखो, रिजम्बल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं और रिजम्बल करेंगे तो काफी अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रिजम्बलिंग होगी यहाँ पर। अब ये जे शेप के बाद हम लोग देखिए ये जो स्टमक है अब किससे कनेक्ट कर रहा है भैया, तो इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है, ये आपको इंटेस्टाइनल रीजन दिख रहा है। बगल में देखिए लीवर जो सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है और इसका तो बहुत खास काम होता है भाई, आपको पता है ना कि जो गाल ब्लैडर होता है, ठीक है, वो बाइल जूस होती है, याद है वो चीजें भी यहाँ पर कोई एंजाइम्स नहीं होते लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। देख लीजिए आप, ये दिख रहा है आपको गाल ब्लैडर दिख रहा है आपको, जस्ट लीवर के एकदम बिसाइड्स में दिख रहा है। ये देखिए पैनक्रियाज इस स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ठीक है पैनक्रियाज देख लीजिए। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, आपको दिख रहा है हैवी बहुत थिकर साइड दिख रही है, वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। और ये देखिए जो स्मॉल स्मॉल दिख रहा है आपको, ये वाला चीज है यहां से यहां तक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। एक देखिए ये यहां पर आपको दिख रहा है ना अपेंडिक्स फॉर्म में दिख रहा है, हल्का सा नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो निकला होता है उसका अपेंडिक्स बोलते हैं हम लोग। और देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो एनस के पास खुलता है और उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे वन बाय वन करके, तो एक एक चीजों को ध्यान रखेंगे। आई थिंक आपको लोकेशन क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़े चलिए। देखिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है। देखिए अगर इस पूरे माउथ की बात करें, ठीक है, माउथ की, अच्छा एक सॉरी कलर अच्छा नहीं रहेगा यहां पर, आपको दिक्कत करेगा, मैं फिर अगेन व्हाइट यूज करता हूं। देखिए माउथ, ठीक है, माउथ रीजन में क्या हमारे पास भाई, एक माउथ होता है जो दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, इसको बोलते हैं क्या, लिप्स बोलते हैं। ये आपको देख रहे हो लिप्स, पतले ना, बहुत सही है, ठीक है, हाँ। तो जो लिप्स होते हैं ना उससे क्या होता है, माउथ रीजन कहलाती है। अब उस माउथ रीजन क्या होता है, हमारा टिथ होता है, टंग होता है, ठीक है, और बकल कैविटी होती है। इन सारी चीजों को अगर हम गैदरिंग करते क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इस माउथ रीजन को हम लोग देखें, क्या है, एंट्री ऑफ फूड पॉइंट। यहां पर क्या होता है भाई, फूड
फूड जो क्या होता है पर यहाँ पर एंटर करता है। अब जब फूड एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो पाथवे बनाता है। अब यहाँ पर देखिए टीथ मैकेनिकल डाइजेशन च्यूइंग। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पर जो टीथ है, माउथ है, टंग है, ठीक है, ये तीनों चीजों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ का, एंट्री ऑफ फूड, सॉरी देखिए एंट्री ऑफ फूड हो गया। जब मुंह में रखते हैं खाना ना तो क्या एक पाथ हो जाता है हमारा, एंट्री ऑफ फूड वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब जब फूड माउथ में चला गया तो कहां रखा था भैया, कहां पुट कर तुम लोग, टंग पे रख देते हैं, फूड गया टंग पे रख गया, स्टेबल हो गया वहां पर। अब देखिए जो माउथ रीजन में होता है उसके बाद तो टंग आ गई। अब टंग में क्या होता है हमारे पास, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपने देखा होगा जो टेस्ट बर्ड्स का काम क्या होता है, आपको ये फील कराना है कि खाना कैसा है, अच्छा है, नहीं अच्छा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, मतलब सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट एंड स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा यार ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमें किसी भी फूड मटेरियल्स की एक टेस्ट को वहां पर बताते हैं, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोरिसेप्टर्स। देखो जो यहां पर टंग होता है वहां पर क्या होता है, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं। और इस रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, गैस्ट्रो गैस्ट्रो रिसेप्टर्स। ठीक है, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं। अब इस रिसेप्टर्स की बात का काम क्या होता है, किसी भी फूड मटेरियल्स का टेस्ट को बताना, ठीक है। अब देखिए टिथ की बात करते हैं हम लोग। जब टिथ की बात आती है तो हमारे पास टिथ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जी बिल्कुल, टिथ कितने टाइप के होते हैं, तो टू टाइप्स के टिथ होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है हमारा मिल्क टिथ और एक होता है हमारा परमानेंट टिथ, ठीक है। जो मिल्क टिथ होता है वो आफ्टर बर्थ 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ बर्थ लिख देते हैं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 6 मंथ आफ्टर बर्थ, जब 6 महीने के बाद का बच्चा हो जाता है ना, 6 महीने तक उसके जो दांत निकलते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, मिल्क टिथ कहलाती है। और कब तक रहती है, नियर अबाउट 6 to 8 ईयर्स तक, मतलब 6 साल तक या 8 तक मैक्सिमम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, पूरा गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाता है। उसके बाद जो टीथ निकलते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। अभी परमानेंट टीथ कितने टाइप के होते हैं भाई, फंक्शन के बेस पे होना। यहाँ पर देखो वो तो नेचुरल है, मिल्क टाइप और परमानेंट टाइप, वो तो मिल्क मतलब फिक्स है। लेकिन जो फंक्शन के बेस पे होते कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे, देखिए वो होता है हमारा इंसीजर होता है, केनाइंस होता है, प्रीमोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो 4 टीथ होते हैं उनका काम क्या होता है भाई, किसी भी फूड पार्टिकल्स को बाइट करना, च्यूइंग करना, ग्राइंडिंग करना, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, टिथ करता है, ठीक। अब टिथ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक क्या होता है, डेंटल प्लेक वो रीजन कहलाती है जब हमारे दांतों पे येलोइश कलर बन जाता है, जो स्टिकी कलर का बन जाता है उसको बोलते हैं कि हम लोग येलोइश कलर बोलते हैं हम लोग। यहां मैं लिख देता हूं, आपको समझ सकते हैं, डेंटल प्लेक। देखिए जो डेंटल प्लेक क्या है, स्टिकी येलोइश कलर ऑन टिथ, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी कि जो स्टिकी कलर होती है येलोइश कलर की, वही हमारी क्या कहलाती है, वो डेंटल प्लेक कहलाती है। वही हम बात करते हैं दूसरा, तो हमारे टिथ का, टिथ इनेमल पार्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है, हार्डेस्ट पार्ट होल बॉडी का, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, एनामल होता है, जो व्हाइट कलर का आपको दिखता है। क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए
टीथ हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया। आई थिंक क्लियर होगी। अब देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, जब टीथ और टंग की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग माउथ में फूड पार्टिकल्स आता है, तो वहां पर क्या होता है कि एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। और वो सलाइवरी ग्लैंड काम क्या होता है, सारे फूड को एक मैस्टिकेट करके उसमें वाटर का या कह सकते हैं कि जो सलाइवा का मिक्सिंग करना होता है। अब वो सलाइवा का मिक्स करना होता है तो उसमें पर एक एंजाइम जो काम करते होंगे, वो कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज सी, उसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं टाइलिन भी बोलते हैं, जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, ठीक है। वो सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को ब्रोकन डाउन करता है, मतलब बेसिकली जो माउथ रीजन होता है ना, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और वहीं पे हमारे पास स्टार्ट द स्टार्च, जो स्टार्च होता है वो डाइजेस्ट किस में होता है, माल्टोज में कन्वर्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सलाइवा क्या करता है, माउथ में सलाइवा कहां से होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, कहां पर होता है, माउथ में होता है। अब देखिए, जब फूड पार्टिकल्स माउथ से आगे पास ऑन कहां होता है, तो आपको जो माउथ और रीजन होता है, फायरिंग्स रीजन होता है। देखिए ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, फूड एंड एयर्स के लिए। एपिग्लॉटिस क्लोज विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वेलिंग द प्रिवेंट द चोकिंग ऑफ द फूड, कह सकते हैं यहां पर जो फूड को आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से बचाता है वहां पर। तो एक एपिग्लॉटिस होती है और एक कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी और फूड पाइप के ऊपर एक दो लेयर होती है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर होती है। वो क्या करती है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को करते हो कवर कर देती है, ताकि उसमें खाना ना जाए और हमें हिचकियां ना आए बार बार, ठीक है, इससे बचाती है हमें। वो कौन सी रीजन कहलाती है, एपिग्लॉटिस कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ओइसोफेगस, जो ओइसोफेगस है वो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब ये देखिए नेक रीजन वाली, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बस होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ये क्या करता है, फूड को पास करता है, कहां से, माउथ टू स्टमक रीजन में पास ऑन करता है। वहां पर एक काम होता है क्या, फूड कुछ इस तरीके का मूवमेंट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट कहलाता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाती है। और इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट में क्या होता है, एक बार फूड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन रिलैक्स करेगा, उसके बाद फूड आगे पास ऑन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, देखिए यहां पर लिखा ना, वेब लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मैंने ऐसा बना ना आपको, वेब लाइक, एक बार ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा वहां पर। अब देखिए नेक्स्ट वन इज स्टमक है। स्टमक को मैंने आपको डायग्राम बताया था, जे शेप्ड होता है भाई। स्टमक क्या है, मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, जे शेप का होता है। अब देखिए वहां पर क्या होता है, फूड जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। फूड क्या होता है, स्टोर्ड होता है कुछ हावर्स के लिए। जब उस कुछ हावर्स के लिए स्टोर्ड होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी होते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है, एक गैस्ट्रिक जूस होती है, जिसको बोलते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। देखिए वहां पे HCl है और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और म्यूकस है। तो मैं पहले म्यूकस को बता देता हूं आपको। देखिए म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम द HCl एंड पेप्सिन। आपको पता होना चाहिए कि जो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो स्टमक के इनर साइड के वॉल को प्रोटेक्ट करती है, किससे, HCl और प्रोटीन से, जिसकी वजह से कोई वहां पर इंजरी ना हो जाए और फूड पार्टिकल्स इजीली से डाइजेस्टेबल में काम हो सके, वहां पर एंजाइम काम कर सके। दूसरी बात देखिए, वहां पर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारे पास HCl को सीक्रेट किया रहता है, मतलब HCl को कंटेन किया रहता है। और वो HCl क्या करेगा, पूरे फूड मीडियम्स के चेंजेबल करता है, क्या करता है, मीडियम को चेंज करता है, वो एसिडिक मीडियम में करता है। और एक सबसे खास बात बताएं आपको, जब फूड मीडियम चेंज होता है ना, तभी एंजाइम्स भी क्या करता है, काम करता है। अगर फूड मीडियम चेंज नहीं हुआ ना, वो काम ही नहीं करेगा, वो डीएक्टिवेट फॉर्म में रहता है। इसीलिए एंजाइम चाहता है भैया पहले मीडियम चेंज करो, देन मैं आऊंगा। इसीलिए पहले आप मुझे पूरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी लोग हैं उसको चीज को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि पता है ना जितने भी बोर्ड्स के पेपर होते हैं तो भाई टेंशन सबको होता है, तो अपने सारे कलीग्स में, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और देखिए जो स्टमक का पीएच उस टाइम जो होता है ना, जब खाना खाते हैं हम लोग, तो उस टाइम नियर अबाउट 1 to 3 होता है। और इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो किल्स जर्म्स एंड एक्टिविटीज, मतलब खाना खाते हैं कुछ जर्म्स होते हैं भाई, हैंड्स है ना, हैंड्स में तो जाहिर सी बात है भाई जर्म्स होता है, हम लोग इन्वायरमेंट बैठे हैं वहां पर भी जर्म्स होते हैं, तो अंदर जाने के बाद उसको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए क्या करता है, उसको किल करने का काम कर देता है। अब देखिए
ये एक्टिवेट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। देखो जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, पेप्सिन में। अब देखिए जो पेप्सिन तो इसके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। आपको पता है सुबह दाल चावल रोटी सब्जी अंडा दूध मिल्क सब खाते हैं ना हम लोग, भाई खाया है तो पचाना भी तो पड़ेगा, तो उसके लिए एंजाइम को आना पड़ेगा ना भाई। सपने देखना बड़ी बात नहीं है, सपने को पूरा करना बड़ी बात है, तो उसके लिए उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और मेरे साथ रहना भी पड़ेगा। अब देखिए ये चीजें आपको अच्छे से पता होगी। अब देखिए फूड बिकम सेमी डाइजेस्टेड एंड एसिडिक पेस्ट कॉल्ड द काइम। आप जब फूड 2-3 घंटे उस स्टमक रीजन में रह जाता है तो वो पूरा कंप्लीट तो डाइजेशन नहीं होता वहां पे। जब कंप्लीट डाइजेशन होता है किस फॉर्म होता है, सेमी सॉल्ट फॉर्म होता है। और जो सेमी सॉल्ट फॉर्म होता है ना, मतलब पार्शियल डाइजेशन जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए अब अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, देखिए नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है बट एक्चुअली स्मॉल होता नहीं है। ये हमेशा लार्ज होता है, लेंथ में देखिए बहुत लंबी होती है, लेकिन उसकी थिकनेस उसका डायमेंशन देखिए ना बहुत ही पतला होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इसको सोचिएगा ना कि स्मॉल है, ठीक है। अब देखिए इसकी लेंथ देखिए 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है, नियर अबाउट कितनी होती है, 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। और इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं भाई, जबरदस्त होते हैं इसको। अब देखो ड्यूडेनम फर्स्ट 25 to 30 सेंटीमीटर सी शेप का होता है। ये कैसा होता है, सी शेप का होता है। और क्या करता है, रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस। इसका काम क्या है, रिसीव करता है किसको, बाइल जूस को और पैनक्रियाटिक जूस को। वही हम बात करें जेजुनम की तो मिडिल में होती है, बीच में होता है और मेन एब्जॉर्प्शन साइट होती है। और आपको पता है ना जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का वो साइट होती है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, वही हमारा है जेजुनम एरियम, ठीक है। जेजुनम रीजन में आप जाएंगे मेन एब्जॉर्प्शन साइट हो जाती है, वहीं पर क्या होता है, विलाइम होता है। अब देखिए इलियम भैया हमारे पास है, लास्ट पार्ट होता है, ये लॉन्ग होती है, इंग विथ लिकोलोकल वॉल्व होती है यहां पर, ठीक है, इलियो कैलिकल वॉल्व होती है यहां पर। अब वो देखिए हम लोग ये इलियोलेकल वॉल्व क्या करें भाई, वॉल्व का नाम पता है ना, किसी चीज को क्लोज ओपन करने काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा, किसी चीज को कंट्रोल करेगा वहां पर। अब देखिए रिसीव सिक्रीशंस हमारे पास, ये पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब इस पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, पैनक्रियाज होता है। अब पैनक्रियाज से क्या निकलने वाला है, यहां पर देखो ट्रिप्सिन है, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स होता है। यहां पर देखिए जो ट्रिप्सिन है क्या है, जाहिर सी बात है भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स होता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, किस फॉर्म में, पेप्टाइड्स के फॉर्म में। अब पेप्टाइड्स का काम किस में करेगा, अमीनो एसिड में कन्वर्टेबल करेगा, ठीक है, वहां से ब्रेक करेगा। वही हम बात करें बाइल जूस सॉरी एमाइलेज की, तो एमाइलेज क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा किसमें, स्टार्च में। और स्टार्च किस में कन्वर्ट होगा, माल्टोज में। अब देखिए लाइपेज है, लाइपेज किस में कन्वर्ट होता है, फैट्स में। अब यहां पर एक होता है एमल्सिफाइड फैट्स होता है, ठीक है। ये देखिए इसको हम लोग एमल्सिफाइड फैट करेंगे, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बाइल की बात करते हैं, बाइल फ्रॉम द लीवर स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। ये जो बाइल जूस होता है किसी से होता है भैया, लीवर से। स्टोर कहां पड़ता है, गाल ब्लैडर में। मीडियम क्या करता है, अल्कलाइन करता है, एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करता है, किसमें, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। कोई एंजाइम नहीं है ये बाइल कोई एंजाइम नहीं है ये। अब देखिए इंटेस्टाइनल जूस, अब देखिए इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं इसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं हम लोग। कंटेन द मेनी एंजाइम्स, माल्टेज, सुक्रीज, लैक्टेज, पेप्टिडेज, लाइपेज। देखिए माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ब्रेक करने में हेल्प करेगा। सुक्रोज क्या करेगा, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ब्रेक करने में काम करेगा। लैक्टेज क्या करेगा, जो लैक्टोज होगा ना वहां पर उसको ब्रेक करने में काम करेगा। पेप्टिडेज जो पेप्टाइड्स होंगे मतलब अमीनो एसिड्स होंगे उसको ब्रेक करने में काम करेगा। लाइपेज फैट्स को सॉल्व करने का काम करेगा। ये देख रहे आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स रेस्पेक्टिवली। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए तो आपके जो लास्ट डाइजेस्टिव पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारा, वो लार्ज इंटेस्टाइन का है। अब देखिए इनर वॉल हैज द विलाई फिंगर लाइक एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। आपको पता है जहां पर मेन एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम रीजन में, वहां पर विलाई पाई जाती है। और विलाई का काम क्या होता है, अब कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा। ये काम कैसे करेगा भाई, इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, मतलब इस तरह कुछ विलाई पाई जाती हैं। और ये माइक्रो और मैक्रो विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा फूड पार्टिकल्स आएगा और उस पार्टिकल का हम लोग क्या करेंगे वहां पर बेसिकली यूज करेंगे, किसमें,
फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, जब फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है वहां पर। अब देखिए, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट गो इनटू द ब्लड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिम्फ एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी पार्ट हम लोग ने देखा अभी तक, जितने भी पार्ट हम लोग देखा, चाहे वो इंजेक्शन का हो, चाहे डाइजेशन का हो, चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, ये जो पार्ट आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये सारे के सारे किस पार्ट में आ रहे हैं हमारे पास, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट जहां पर हम लोग फूड को ब्रेकेबल करने के बाद एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट स्टार्ट हमारे लिए हो गया। अब देखिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड लिम्फ फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 1.5 मीटर्स, मैंने बोला था ना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 to 7 मीटर्स दिख रहा था, और ये देख लो भैया 1.5 मीटर्स, मतलब इसका थिकनेस ज्यादा है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, बहुत ही छोटा होगा। लेकिन यहां पर भाई देख लो, रियलिटी यही है कि जो जैसा दिखता है एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका काम करता है ये भी। अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है, पार्ट सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। यहां पर देखिए, सीकम है, कोलन है एंड रेक्टम है। सीकम स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को कंटेन किया रहता है। ये वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर्म में, अभी आपको मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था ना, छोटा सा दिख रहा था आपको। ठीक है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन फॉर्म में, इसको याद रखिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, तो सीकम में। ठीक है, मेन जो इसका फंक्शन हो क्या करे, वाटर एब्जॉर्ब करता है और सॉल्ट। ठीक है, और कहां से करता है, जो स्टोर्ड फेसेस होते हैं, मतलब फीकल मैटर था उससे ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वही बात करें, यहां पर डाइजेशन नहीं होता, यहां पर नहीं होता भाई, बिल्कुल याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। ठीक है, एनएस, दिस इज ओपनिंग वेयर द अनडाइजेस्टेड पार्ट विल बी रिमूव्ड। आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्लियर हो गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि उन सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं मैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डे। जय हिंद।